सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एक बार सभी लोग मुझे बता दें, कंफर्म कर दें इफ एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी फाइन। तो आज हमारा पहला लेक्चर है मैथ्स का ऑफ द ईयर 2021। 2021 टू 2020 तो बहुत ही हैपनिंग ईयर रहा है। 2021 का आज पहला लेक्चर है मैथ्स का फॉर क्लास 12th, जो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सो जस्ट फटाफट मुझे कंफर्म कर दो इफ माय ऑडियो, वीडियो, द लिप सिंक इज एवरीथिंग इज परफेक्ट। जैसा आप देख सकते हो, if any one of you would be using the audio, you can just let me know. So जैसा मैंने कहा है, ये जो सेशन है मैं इस साल जूम पे ले रहा हूँ। आई हैव बीन टेकिंग द सेशंस ऑन यूट्यूब लाइव द प्रीवियस ईयर। इस साल आई हैव बीन टेकिंग द सेशन, आई विल बी टेकिंग सेशंस बोथ ऑन जूम एज वेल एज ऑन यूट्यूब लाइव। सो आज का सेशन ये जूम पे है। ध्रुव कहता है यस, श्रेया बोलती है यस, रोहित बोलता है यस, एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी परफेक्ट। सो अगर आप लोगों को अगर अपना ऑडियो यूज करना है, अभी तो मैंने इनफैक्ट हेडफोन पहन रखा है। इफ यू हैव टू यूज योर ऑडियो टू आस्क एनी डाउट, you can just raise your hand in the chat so that I can or you can just let me know. I'll wear this headphone once again. पर nonetheless हम लोग शुरुआत करते हैं। I guess majority of the people have joined in. So आज जो हमारा पहला सेशन है मैथ्स का, विल बी स्टार्टिंग विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे एंड विल बी सीइंग कि व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर सीखने वाले हैं। पर एक चीज़ याद रखना कि जो टोटल मैथमेटिक्स है क्लास 11th एंड 12th की, वो बेसिकली 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से 4 पोर्शंस हैं? एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 12th के अंदर यू वुड सी दैट कैलकुलस का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा है। क्लास 12th के अंदर जो कैलकुलस है उसका रोल सबसे ज़्यादा है। सो नॉनदलेस सबसे पहले फॉर ऑल दोस, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन स्टडिंग फ्रॉम मी। अभी भी कुछ ज्वाइनीज आ रहे हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन स्टडिंग फ्रॉम मी। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं, आई एम अभिषेक जायसवाल। मैं बीटेक हूँ आईआईटी रुड़की से। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर आउट हियर। सो आई विल बी देयर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि रजिस्टर्ड है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग द लास्ट ईयर, है ना। अपना एक डेडिकेटेड रजिस्टर्ड बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके अंदर आई विल बी शेयरिंग द मटेरियल, है ना। सारे जूम सेशंस की डिटेल्स, सारे रिकॉर्डेड सेशंस, यूट्यूब लाइव सेशंस की डिटेल्स, सब कुछ उसके अंदर जाएंगी, है ना। तो नंदलेस जो ये सेशंस हो रहे हैं इनकी भी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि सभी लोग लाइव सेशंस में ही पार्टिसिपेट करें। नंदलेस अगर आपको कोई भी मैथ्स के रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप मेरा नंबर सेव कर सकते हो 9312292277 और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव। इस साल जैसे मैंने कहा, जो पिछले सालों डिफरेंट होगा ये होगा कि जो हमारे लेक्चर्स होंगे, जो वीकली हमारे 2 लेक्चर्स होंगे, वो तो मैं जूम पे ही लूंगा। एंड नॉनदलेस बाकी सारी चीजें जैसे जो क्विजेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सारी चीज साइमल्टेनियसली लेता रहूंगा। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर दें इफ एवरीथिंग इज फाइन। रेडी लिखने चैट सेक्शन में, रेडी लिखने चैट सेक्शन में। आई कैन सी स्टिल पीपल ज्वाइनिंग इन। किसी को ऑडियो कुछ कहना है तो बता सकता है। आई कैन स्टिल सी अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन। जायद हैज आल्सो ज्वाइंड। देखो एक चीज याद रखना, जब भी अपना सेशन चालू होता है तो उसके 2 या 3 मिनट पहले आप लोग वेटिंग रूम ऑफ द जूम में आकर आ जाया करो, सो दैट वंस द सेशन स्टार्ट यू डोंट मिस दी इनिशियल जो भी हमारे डिस्कशन होते हैं उसको मिस ना करो, ठीक है। चलो, सो बाकी लोगों ने सबने रेडी लिख दिया है, तो मैं ये 2-3 चीज़ें और आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस साल। चलो, विख्यात ने भी रेडी लिख दिया है। याद रखना, मैं ऑडियो आई बी यूजिंग वेरी लेस ऑफ ऑडियो। अगर आपको कोई ऑडियो में कोई डाउट पूछना है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द चैट। तो मैं इनफैक्ट हेडफोन्स पहन लूंगा और आप ऑडियो को यूज़ कर लेंगे। और सबसे पहले एज आई सेड एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन में आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स जो इस साल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप देखें तो दीज आर द वेरियस डिफरेंट टॉपिक जो कि हम इस साल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिलेशन इन फंक्शन। जैसे मैंने कहा, कैलकुलस जो है इस साल सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट अगर हम ये सोचें कि ये ट्वेल्थ का जो हमारा पोर्शन है उसको मान लीजिए हमें 7 to 8 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है, तो ये मान के चलिएगा कि ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हम लोग कैलकुलस ही पढ़ रहे होंगे। और कैलकुलस की शुरुआत सबसे पहले चैप्टर में चालू आती है और उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, जिसमें से रिलेशंस की शुरुआत तो आज हम लोग कर भी देंगे, और इनफैक्ट ये चैप्टर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स भी पढ़ रखा है। सो रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत ही सुना हुआ नाम होगा। दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैलकुलस। इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस,
फंक्शंस, उनके डोमेन और रेंज, आपने क्लास 12th 11th में जो आपने फंक्शन सीखा था उसके आगे का डिस्कशन लेके चलेंगे। जो आपने बेसिक ग्राफ्स पढ़ रखे थे उनसे ग्राफ्स को भी आगे लेके चलेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम लोग 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शंस, वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टुवर्ड्स द एंड वेरियस ऑपरेटर्स भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। द चैप्टर 2 है ना, फिर बीच में गैप आ जाता है। चैप्टर 1 कैलकुलस का पार्ट है, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके अंदर बेसिकली जो ये पहला चैप्टर है फंक्शन, उसके अंदर हम लोग इनवर्स फंक्शन करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन। और फिर इनवर्स फंक्शन में जब ट्रिग्नोमेट्री को मर्ज कर देंगे तो चैप्टर बनेगा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ कहते हैं। तो अपने नोट्स में लिख लेना, आईटीएफ कहते हैं इसको। चैप्टर 3 और 4 एलजेब्रा के पार्ट हैं जिसके अंदर हम मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर समथिंग जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर समथिंग जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो, थोड़ा बहुत जानते हो क्या होते हैं मैट्राइसेस या क्या होते हैं डिटरमिनेंट्स। उसको एक्सपैंड करना आप लोग जानते हो, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी और इन डेप्थ में चलेंगे जब चैप्टर नंबर 3 और 4 पे पहुंचेंगे। उसके बाद फिर आता है वापस से पूरा कैलकुलस की शुरुआत होती है चैप्टर 5 ऑनवर्ड। इनफैक्ट चैप्टर 5 के बाद तो पूरा कैलकुलस एक साथ आ जाता है। तो कैलकुलस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था जिसका नाम था लिमिट्स, है ना। वहां पे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था। सो लिमिट्स का यूज करेंगे इन द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कि चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो जो चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 6 में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हमने टूल सीखा होगा उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। बहुत ही एक्सटेंसिव सा चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो कि है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आप देखोगे हर चीज, इनफैक्ट कैलकुलस के अंदर आप एक चीज नोटिस करना, कैलकुलस में जनरली आपको कोई एक छोटी चीज सिखाई जाती है पहले, जैसे आपको ये लिमिट सिखाया गया, एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाया गया आपको लिमिट्स। अब वो जो लिमिट सिखाया गया उसके बाद उसको अप्लाई करना सिखाया जाएगा इन द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा, फिर उसको अप्लाई करना सिखाया जाएगा इन द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर आपको इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा, उसको किस में अप्लाई करना सिखाया जाएगा? चैप्टर नंबर 8 और 9 में। चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9 जिसका है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 9 पर जाकर कैलकुलस की जो पूरी जर्नी होगी वो जाके खत्म होगी। जैसे मैंने बोला आउट ऑफ द 7-8 मंथ्स जो कि हमें लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हम लोग कैलकुलस के ऊपर डिवोट करेंगे। उसके बाद दो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स आते हैं जिनका नाम है 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स, है ना। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वेक्टर्स और 3D। व्हाई डू आई से देम टू बी स्कोरिंग? इज बिकॉज कि ये स्कोरिंग इसलिए भी है क्योंकि चाहे सीबीएसई बोर्ड्स की बात करें, चाहे हम लोग जेई की बात करें या किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 3D और वेक्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत डुएबल होते हैं, एकदम थ्योरी से आते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं। उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। टुवर्ड्स द लास्ट कम्स दैट चैप्टर जो कि आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, उसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार बीच में थम्स अप देते जाया करो सो दैट आई नो कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज द लिस्ट ऑफ ऑल 13 चैप्टर्स जो कि हम लोगों को क्लास 12th में कवर अप करने हैं। उसके बाद आती है बात कि फॉर मोस्ट ऑफ यू जो लोग मुझसे पिछले साल पढ़े हुए हैं, दे ऑलरेडी नो द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। पर क्लास 12th और क्लास 11th में पिछले साल जितने मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, जितने भी सेशंस मैंने ले रखे हैं, उनको मैंने बहुत अपने चैनल पे भी डाल रखा है और एक वेब पेज भी बना रखा है। तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि देयर इज अ फुल वेब पेज जो कि मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप पेज फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी उसको ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। दिस इज अ वेब पेज दैट यू कैन, इफ यू डोंट हैव इट यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, आपको मैं ये वेब पेज बता दूंगा कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। दिस हैज अ लिस्ट ऑफ ऑल दी 12 to 13 चैप्टर्स जो कि क्लास 12th के अंदर है। अब जो हमारे लाइव सेशन है उसके अलावा आपको इनमें जो लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जो पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनको भी जाकर दोबारा देखना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा जितनी बार जब क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंटली करनी पड़ेंगी, है ना। एकदम ऑफलाइन की तरह नहीं पढ़ सकते कि ऑफलाइन में जब सर आएंगे क्लास लेंगे लाइव तो मैं देखूंगा और बाकी समय फिर मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, आपको उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। तो जैसे आई कैन टेल यू जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आउट हियर, ये चैप्टर नंबर 1 मैंने सर्कल इसलिए कर रखा है कि जब आप इस पेज पे जाओगे और इस चैप्टर को, इस बटन को क्लिक करोगे तो कम टू अ पेज जहां पर यू कैन वेरी वेल सी फुल
जैसे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर अभी आपको 4 ही लेक्चर्स दिख रहे हैं, बट दे आर क्लोज टू अराउंड 8-9 लेक्चर्स दैट वुड बी देयर। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में और डिटेल में बता दूंगा आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। पर एक चीज याद रखना, आज के लेक्चर के बाद आप जब जाओगे तो इस प्लेलिस्ट में या इस वेब पेज में जो पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का, उसे आपको कंप्लीट करना है। ये आपको पहले ही मैं होमवर्क बता देता हूँ, करना ही करना है। एक चीज याद रखना, जब तक आप चीजों को बार बार नहीं देखोगे तब तक आप उस चीज में एक्सपर्टीज गेन नहीं करोगे। तो इट इज अ मस्ट फॉर यू कि आपको हर चीज को बार बार देखना है, थ्योरी को बार बार रिवाइज करना है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको उनको उनसे रिलेटेड जो आपको मटेरियल मिलेगा उसको भी कंप्लीट करते जाना है। Nonetheless, let us start with the first chapter जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। नाउ आज हम लोग रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्पेसिफिकली रिलेशंस को ही डिस्कस करेंगे। अब रिलेशंस के अंदर आप सबसे पहली चीज देख सकते हो कि पिछले क्लास 11th में जब आप रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे तो आपको ये बेसिक चीजें तो पता ही हैं, जैसे कि रिलेशन क्या होता है। तो आपको मालूम होगा दो सेट्स हैं, अगर सपोज सेट ए है और सेट बी है, तो दो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, दो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिलेट करने वाली जो कंडीशन होती है, उनको जो रिलेट करने वाली कंडीशन होती है उसको हम लोग कहते हैं रिलेशन, है ना। अभी अपन एग्जांपल में देखेंगे। सो व्हाट इज अ रिलेशन, आप देखें तो सेकंड पॉइंटर है आउट हियर, रिलेशन इज अ कंडीशन, लिखते हैं ना, रिलेशन इज अ कंडीशन दैट रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। सिर्फ सुनना नहीं है, लिखते भी जाना है, नोट्स बनाते जाना है। सो रिलेशन इज अ कंडीशन दैट रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। अब जो थर्ड पॉइंटर वो साफ साफ कह रहा है कि एक आपको डिनोशन दे रखा आर कोलन ए से लेकर बी, आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है। देयर इज अ रिलेशन दैट रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो जब भी कोई रिलेशन डिफाइन होता है तो कौन कौन सी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। आप जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडोमेन, ये सारी चीजें आपको आती हैं। आपको मालूम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम बनाने के बाद आप कैसे उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालते हो, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। भक्ति बोलती है सर प्लीज स्टार्ट रिकॉर्डिंग। भक्ति डोंट वरी अबाउट इट, I've already started recording this on the YouTube, so don't worry about it. आज का लेक्चर अगर इन केस नहीं रिकॉर्ड हो पाया तो then I'll record it on the cloud also, पर अभी मैं ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ। I have simultaneously be streaming this lecture, जो भी लेक्चर्स होंगे उनको simultaneously स्ट्रीम कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे भी, जो अभी आप नहीं देख पाओगे, but I'll be sharing with you the link also, ठीक है। So let us start, शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ। तो let me switch back to our board, है ना, लेट अस स्विच बैक टू आवर बोर्ड। तो मेरे ख्याल से सबको बोर्ड दिख रहा होगा। आर यू ऑल एबल टू सी द बोर्ड हियर? हाँ, सभी लोग बोर्ड देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म करते हो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, ठीक है, चलो तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड सच दैट ए से लेकर बी। अब आपको मालूम है कोई चीज आपके लिए नई नहीं है, यू ऑलरेडी नो दिस। देयर इज अ रिलेशन आर जो कि रिलेट करता है दो सेट्स को। रिलेशन हमेशा दो सेट्स को रिलेट करता है। इस तरह से जब आप लिखते हो इसका मतलब क्या होता है, जो प्री सेट है, प्री सेट वो क्या है ए, और जो पोस्ट सेट है वो क्या है बी। तो दिस रिलेशन आर रिलेट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक चीज याद रखिएगा, कैपिटल आर जब लिखा जाता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैपिटल आर से, क्योंकि कैपिटल आर से रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हो, कैपिटल आर से रियल नंबर्स को भी डिनोट किया जाता है। तो इफेक्टिवली आप देखोगे कि जब भी पहली लाइन लिखी जाएगी तो आपको कहा जाएगा देयर इज अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, देयर इज अ रिलेशन आर दैट रिलेट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सच दैट। तो आपको प्री सेट और पोस्ट सेट क्या है वो पता चल चुका है। सच दैट आर इज इक्वल टू, इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। रिलेशन क्या करता है, दो सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करता है। वो जो रिलेशन है, वो जो जिस एलिमेंट्स को वो रिलेट करता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ये पहला वाला एलिमेंट ए प्री सेट ए से आएगा, और जो दूसरा वाला एलिमेंट बी है वो पोस्ट सेट बी से आएगा। और ये रही वो कंडीशन, ये रही वो कंडीशन जिसके अनुसार ये इन दो एलिमेंट्स को रिलेट करने वाला। कौन से दो एलिमेंट्स को रिलेट करेगा, जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। जहां पर प्री सेट ए ये रहा, पोस्ट सेट बी ये रहा। आपसे पूछा गया है देन डिपिक्ट दिस इन द मैपिंग डायग्राम, तो इसे मैपिंग डायग्राम में डिपिक्ट करें, डोमेन निकालें, रेंज निकालें और कोड निकालें। मैं आप सबको 30 सेकंड देता हूं। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी टफ, बड़े आराम से कर सकते हो। फटाफट करो, फटाफट करो, एंड आई बिलीव दैट यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। आई वांट आंसर्स कमिंग इन द चैट सेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपको डोमेन, मैपिंग डायग्राम तो ऑब्वियसली आप अपने कॉपीज में बनाओगे, पर आप लोग मुझे डोमेन बताएं, रेंज बताएं और कोडोमेन बताएं। इस क्वेश्चन को करने के बाद ऑटोमेटिकली यू वुड सी कि आप लोगों को
ऑटोमेटिकली यू वुड सी दैट आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के बाद यू वुड सी दैट ऑटोमेटिकली आपको जो आपने क्लास 11th में चीजें पढ़ रखी हैं वो याद आ जाएगी। देखो कई लोग अभी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँ जब भी क्लास हो ना जस्ट बी ऑन टाइम। मैं भी कोशिश करूंगा कि आई विल बी ऑन टाइम, आप लोग भी कोशिश करो यू विल बी ऑन टाइम। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? नहीं तो शुरुआत की कहानी पिक्चर हॉल में लेट पहुंचते हैं, पिक्चर चालू हो जाती है तो स्टार्टिंग कहानी मिस हो जाती है ना, तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, है ना? वी डोंट वांट दैट टू हैपन। चलिए, सो देयर आर आंसर्स व्हिच आर कमिंग इन। अनवय बोलता है सर डोमेन है -2, ठीक है। अनवय बोलता है कि जो सर डोमेन है, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, बाकी लोग बताएं क्या बोल रहे हैं। अनवय ने आंसर दे रखा है, बाकी लोग बताएं अगर जो अनवय बोल रहा है वो सही है। अनवय ने जवाब दिया, ध्रुव ने जवाब दिया है डोमेन है -2। अनवय का जवाब है डोमेन है -2 -1 0 1 2। याद रखना आई एम नॉट यूजिंग माई हेडफोन एट दिस मोमेंट, तो अगर आपको अपनी कोई बात कहनी हो ऑडियो के थ्रू तो कैन जस्ट लेट मी नो फर्स्ट इन द चैट, देन आई हैव द हेडफोन एंड देन लिसन टू यू। अभी तो इनफैक्ट चैट में चलने देते हैं। तो डोमेन है -2 -1 0 1 2, रेंज है 0 1 2। देखते हैं, ध्रुव कहता है सर डोमेन है ए, सेट ए ही पूरा डोमेन है, रेंज है 0 1 2 और को डोमेन है सेट बी। ठीक है, देखते हैं। भूमिका ने जवाब दिया, तो फटाफट मैं इसको उस तरह करता हूँ जिस तरह आपको करना चाहिए। अब तो सबसे पहली चीज आपको मालूम है, आपको एक मैपिंग डायग्राम बनाना है। यू टू ड्रॉ अ मैपिंग डायग्राम। तो इस तरह का मैपिंग डायग्राम बनाओगे, ये सेट ए होगा और ये क्या होगा, सेट बी। तो इस तरह का मैपिंग डायग्राम आप सबको बना लेना है। जब इस तरह का मैपिंग डायग्राम बना लोगे, once you have drawn this kind of mapping diagram, सेट ए जो कि प्री सेट है, कहां पता, ये लिखा, सेट ए जो है वो प्री सेट है और सेट बी जो है वो पोस्ट सेट है। रजत शैली ने भी जवाब दिया है। देखते हैं बेटा, देखते हैं सभी लोग। अब सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, अपने नोट्स में देखते हैं ना। तो ये जो रिलेशन है उसका प्री सेट ए है और पोस्ट सेट बी है। ये चीज पता होनी बहुत जरूरी कि प्री सेट कौन सा, पोस्ट सेट कौन सा। तो ये प्री सेट है, ये पोस्ट सेट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। जो पहले उसको प्री और जो बाद में वो पोस्ट है। अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सेट ए में है -2 -1 0 1 2, है ना। और सेट बी में कौन कौन से हैं? सेट बी में एलिमेंट्स हैं, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। तो दीज आर द एलिमेंट्स। ये सेट ए है, ये सेट बी है। दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर देयर इन ए एंड बी। अब हम एक एक करके, ध्यान सुनना, मैं एक नए स्टाइल में बोल रहा हूं। इस रिलेशन में इनपुट पहले वाले सेट से आएगा और आउटपुट दूसरे वाले सेट से आएगा। इनपुट किससे डिनोट कर रहे हैं हम? स्मॉल ए से। तो जरा स्मॉल ए को -2 डालो। मॉड कैसे वर्क करता है आपको मालूम ही है। जब स्मॉल ए -2 होगा, -2 का मॉड क्या होगा? 2। तो -2 को गेट रिलेटेड टू 2। ये जो एरोज हैं इस मैपिंग डायग्राम में, जो एरोज हैं वो रिलेशन को सिग्निफाई करते हैं, है ना, वो रिलेशन को सिग्निफाई करते हैं। तो ये रहा -2 से लेकर 2। अब अगला डालते हैं -1। इनपुट जो है स्मॉल ए से डिनोटेड है, तो आप जब मॉड ऑफ -1 निकालोगे तो वो कितना आएगा? 1। व्हाट इज मॉड ऑफ 0? 0। व्हाट इज मॉड ऑफ 1? 1। व्हाट इज मॉड ऑफ 2? 2। पर आप देख सकते हो ये मैपिंग डायग्राम जो है वो बहुत हद तक, इनफैक्ट मैंने पिछले साल भी बच्चों को बताया है और इस साल वापस बता रहा हूं, कभी भी रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो, सबसे पहला काम आपको जो करना है ना वो मैपिंग डायग्राम बनाना है। एक बार सब लोग थम्स अप दे देंगे चैट सेक्शन में अगर आप लोगों को मैपिंग डायग्राम समझ में आ गया। नाउ इस रिलेशन को अगर कोई कहे, ये जो रिलेशन, ध्यान सुनना मेरे एक एक वर्ड, रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। ये जो रिलेशन लिखा हुआ है यहां पर, अभी ये लिखा हुआ है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म याद आ रहा है ना, सेट्स में सेट बिल्डर फॉर्म कंडीशन के रूप में लिखा हुआ है। पर अगर मैं तुमसे कहूं इस रिलेशन को आप लोग लिखो इन द, है ना, इन दी, एक था ना लिस्टिंग मेथड, कौन सा मेथड था दूसरा वाला? एक तो सेट बिल्डर फॉर्म था, दूसरा मेथड का नाम क्या था जल्दी बताओ, जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। एंड देयर इज अ वेरी फेमस वर्ड दैट वी कॉल्ड अबाउट इट, रोस्टर फॉर्म। वेरी गुड। सो अगर कोई तुमसे कहे कि इस रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं? -2 इज रिलेटेड टू 2, -1 is related to 1, 0 is related to 0, 1 is related to 2 and 2 is related to 2. Is that clear to all of you? है ना, रोस्टर फॉर्म। क्या बात है, क्या बात है बेटा, सभी लोग जवाब देंगे। एक चीज तो बहुत अच्छी है ऑनलाइन में कि आपके जवाब आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, आप तो सिर्फ मुझको देख सकते हो, तो आप बिंदास होकर जवाब दो, है ना। गलती भी हो जाएगा तो शर्म की कोई बात ही नहीं है। तो ये आ गया -2 से 2। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड राइटिंग द relation R in the roster form. This is the relation in the set builder form and this is the mapping diagram related to it. अब बात आती है सर 1 is related to 1 ना,
हाँ, 1 इज रिलेटेड टू 1, ये एरो देखो ना, 1 इज रिलेटेड टू 1, क्यों है? क्योंकि जब तुम इनपुट डालोगे 1 तो मॉड ऑफ 1 वुड बी इक्वल टू 1 है, तो 1 जो होगा रिलेटेड टू 1 होगा, है ना, 1 इज रिलेटेड टू 1। ओहो सॉरी, इसके लिए बोल रहे हो। ओके ओके ओके, आरोल बहुत अटेंटिव है, वेरी गुड। तो ये 1,1 आएगा, ये मैंने एरर कर दिया था, लिख देना। अब आपसे मैं पूछे डोमेन, डोमेन ऑफ आर बताओ, डोमेन ऑफ आर बताओ, तो आपको मालूम है डोमेन क्या होता है? सुन लेना ध्यान से, डोमेन क्या होता है ना, सुन लेना ध्यान से, डोमेन क्या होता है? क्या होता है डोमेन? वो सारे एलिमेंट्स प्री सेट के, सुन लेना ध्यान से, वो सारे एलिमेंट्स प्री सेट के जिनके आगे इमेज है, जिनके आगे इमेज है, जो इस रिश्ते में है। तो बताओ हर एक में से एरो निकल रहा है, तो कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मैपिंग डायग्राम बनाने के बाद जिन जिन एलिमेंट्स में से एरो निकल रहा है, जो इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है आगे किसी से, वो सब डोमेन है। कौन कौन है? सारे के सारे हैं। तो या तो हम सारे लिखते हैं -1 -2 -1 0 1 2, या फिर हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा सेट ए, पूरा का पूरा सेट ए। उसके बाद आता है रेंज, रेंज, रेंज ऑफ आर। अब रेंज क्या होती है जी? रेंज मतलब वो सारे एलिमेंट्स पोस्ट सेट के, पोस्ट सेट के जिनमें एरो आ रहा है, हाँ, या फिर रिफाइंड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ द पोस्ट सेट विच हैव अ प्री इमेज इन द प्री सेट, प्री इमेज। आपको मालूम होना चाहिए -2 की इस रिलेशन में, -2 की इमेज क्या है? 2। इस रिलेशन में -1 की इमेज क्या है? 1। इस रिलेशन में 0 की इमेज क्या है? 0। इस रिलेशन में 1 की इमेज क्या है? 1। इस रिलेशन में 2 की इमेज क्या है? 2। तो रेंज ऑफ आर जो होगा, रेंज ऑफ आर जो होगा, वो सारे एलिमेंट्स होंगे पोस्ट सेट के जिनमें एरो आ रहा है, जैसे 0 1 2। एंड फाइनली होता है कोडोमेन। कोडोमेन तो आंख बंद के लिख लो, पोस्ट सेट होता है। एरो आए ना आए, एरो आए ना आए, वो सेट जिसमें से आउटपुट्स आ सकते हैं। वो कौन सा सेट है जिसमें से आउटपुट आ सकते हैं? दिस इज द आउटपुट वाला सेट, तो इसे सेट भी। तो मुझे सब लोग एक बार बता दें, अगर ये चीज सारी सब समझ में आ गई आपको। इट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वाज देयर इन रिलेशन। आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। कम से कम आपको डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए और कोडोमेन पता होना चाहिए। अब बात उठती है कि सर और भी क्या कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं? क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या और भी कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब आते हैं हम अगली हेडिंग पे, विच इज नोन एज द टाइप्स ऑफ रिलेशन। इस तरह के क्वेश्चंस और करते जाएंगे, पर लेकिन आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ऐसा नहीं कि आप टाइप्स ऑफ रिलेशंस नहीं जानते हो, आप टाइप्स ऑफ रिलेशंस बहुत अच्छी तरह जानते हो। अब देखिए ध्यान से, हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। उसके अंदर क्लास 12 के अंदर आप कुछ और टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने वाले हो, पर कौन कौन से रिलेशंस आप जानते हो? सबसे पहला जो रिलेशन आप जानते हो उसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में REL और उसके ऊपर स्मॉल n लिख देंगे, REL और स्मॉल n। सेकेंड है ना एम्प्टी रिलेशन। अब सर ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? ध्यान सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं जिसके थ्रू आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी रिलेशन। ध्यान सुनेगा। देखिए, जब भी कोई रिलेशन की डेफिनेशन आती है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे आती है? कि R होता है, कोई ऑर्डर्ड पेयर होता है, और इसके आगे वो कंडीशन होती है, इसके आगे वो कंडीशन होती है जो इस रिश्ते को, है ना, इस जो भी रिश्ता होता है उसकी वो फाउंडेशन स्टोन होती है, वो रिश्ता जो कि बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। मानते हो इस चीज को? अब मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज देयर इज अ सेट A एंड देयर इज अ सेट B एंड देयर इज अ रिलेशन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। याद रखना, बड़ा कॉमन तरीका है, ये आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए। कैसे रीड करेंगे इसको? देयर इज अ रिलेशन R सच दैट इट रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अब मान लो सेट A के अंदर, मान लेते हैं सेट A के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और सेट B के अंदर है A और B। अब आपको अपनी याददाश्त को थोड़ा सा पुश देना होगा, मुझे बताना होगा, क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मुझे सोच के बताइए, अगर हम इस तरह से जोड़ियां बनानी चालू करें, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने चालू करें, जिसमें से पहला एलिमेंट A प्री सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट B पोस्ट सेट से आएगा, तो सोच के बताइए कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं? सेट A और सेट B के बीच में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं? व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ A क्रॉस B? कोई A क्रॉस B आपके लिए नई चीज नहीं है, बड़े आराम से बता सकते हो। वेरी गुड,
सो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे। फॉर्मूला याद आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ नया नहीं बेटा, ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जब हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट करते हैं तो यहाँ के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ जोड़ी बना देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला जो था वो था m into n। तो देयर बी अ टोटल ऑफ 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहा हूँ, कौन कौन से हैं, 1a 1a 1b 2a 2b 3a 3b। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हो कि जो रिलेशन है, जो रिलेशन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो रिलेशन है या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अभी हमने रिलेशन भी लिखा था ऐसा, जो रिलेशन हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो वो भी एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। चीज समझ में आ रही है। अब ये वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो सेट ए और सेट बी के बीच में बन सकते हैं। ये तो बात हो गई। इसको लिखने के लिए, इस चीज को लिखने के लिए हमने इस कंडीशन को नहीं देखा, यहां पे कुछ भी कंडीशन हो सकती है, अभी तक हमने कंडीशन को नहीं देखा, हमने देखा प्रीसेट ए है और पोस्ट सेट बी है, बिंदास मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा होता है, कोई कंडीशन दे रखी होती है, तो इस कंडीशन को लेकर हम जाते हैं किसके पास, एक एक ऑर्डर्ड पेयर के पास। इस कंडीशन को हम लेके जाते हैं एक एक ऑर्डर्ड पेयर के पास और पूछते हैं कि क्या वो ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको। तो मुझे सोच के बताइएगा कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कुछ इस जो भी रिलेशन होगा, इस रिलेशन के अंदर कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे आउट ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर, जो कि सारा यूनिवर्स है, दिस इज द यूनिवर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर दैट आर पॉसिबल बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। इस कंडीशन को लेकर मैं जाऊंगा एक एक ऑर्डर्ड पेयर के पास और पूछूंगा कि भैया तुम मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि नहीं करते हो। तो मुझे सोच के बताओ इस रिलेशन में मैक्सिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, सोच के बताइएगा। इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं मैक्सिमम, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी। सोच के बताओ मैक्सिमम कितने ऐसे, मैक्सिमम कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सभी लोग जवाब देंगे बेटा, सभी लोग। 6, ऑब्वियसली 6। अरे भाई ये यूनिवर्स है, इससे ज्यादा थोड़ा ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी करने के कारण आपको वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए जो ए और बी के पीछे बन सकते हैं। अब रिलेशन क्या काम करता है, एक एक करके जाता है और उस कंडीशन को लेके जाता है और हर एक ऑर्डर्ड पेयर से पूछता है भैया तुम मुझे सेटिस्फाई करते हो कि नहीं करते हो। अगर करता है तो उस रिलेशन में आ जाएगा। मान लो 1, ए ने सेटिस्फाई कर दिया उस कंडीशन को, तो वो आ जाएगा इसमें, और नहीं किया तो वो नहीं आएगा। तो मैक्सिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 6 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। बताओ मिनिमम कितने होंगे, जल्दी बताओ मिनिमम कितने हो सकते हैं, बताओ मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, जल्दी बताओ। 0, वेरी गुड। अरे भाई किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं किया। आउट ऑफ ए क्रॉस बी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो बस फटाफट लिख लेना इफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ध्यान सुन लेना फिर मैं लिखवा भी दूंगा। इफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन ए एंड बी, इफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, सुन लो पहले फिर लिख लेना, इफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन ए एंड बी सेटिस्फाई अ रिलेशन, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं कहूंगा कि if none of the ordered pairs that are there in A cross B satisfy the relation, then उसको हम क्या कहेंगे, empty relation। Is that clear or not? So simple लिख लें, सिंपल लिख लें एक बार, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। कि मान लेते हैं अगर आपके पास एक रिलेशन है which is defined from A to B, suppose there is a relation which is defined from A to B, है ना। अगर R के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हों, इफ R इज इक्वल टू A क्रॉस B, ये अगर कह दूं तो समझ में आ रहा है आपको। उस रिलेशन R के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो A क्रॉस B के अंदर आते हैं, तो रिलेशन वुड बी इक्वल टू A क्रॉस B। तो अगर A क्रॉस B में मौजूद हर एक ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। और अगर R के अंदर कोई भी ना आए तो आपको मालूम होगा फाइल लिखते हैं, अगर R के अंदर कोई भी नहीं आए तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई है। अब ऐसा आप बोल सकते हो सर ऐसे तो फिर सिंगलटन भी होगा, हाँ सिंगलटन रिलेशन भी होगा। जल्दी बताओ सभी लोग चैट सेक्शन में लिखें, कोई ऑडियो यूज करना चाहता है तो बताएं व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ सिंगलटन रिलेशन। वैसे तो कोर्स में नहीं है पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बताओ व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ सिंगलटन रिलेशन। जितने लोग ऑडियो यूज कर सकते हैं मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे। ऑडियो जब भी यूज करना उसके बाद माइक को बंद कर देना बस।
जब आप अपना जवाब दे दें तो। वन ऑर्डर्ड पेयर ओनली, वेरी गुड। अगर ए क्रॉस बी में से एक ही इकलौता एक ही ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन रिलेशन। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बात है। अब आते हैं वो जो शायद आप में से कई लोगों ने ना पढ़ा हो, शायद शायद बोल रहा हूं, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर है बेस्ड ऑन मैपिंग डायग्राम, बेस्ड ऑन मैपिंग डायग्राम। सो बेस्ड ऑन मैपिंग डायग्राम जो हमारे पास वेरियस रिलेशंस हैं उनको और भी कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो आपने मैपिंग डायग्राम क्या होता है वो पता है ना, अभी हमने एग्जांपल दिया उसके अंदर हमने देखा कि मैपिंग डायग्राम क्या होता है। सो मान लें, लिख लें क्या क्या है। सबसे पहला है बेस्ड ऑन मैपिंग डायग्राम, ये मिटा रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहला आता है 1 to 1। बहुत सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट, आपने मैपिंग डायग्राम बनाया, आपने मैपिंग डायग्राम बनाया और प्री सेट का हर एक एलिमेंट पोस्ट सेट के एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। आप ये सब लिखने के बजाय इस तरह से एक डायग्राम बना लेना। प्री सेट का हर एक एलिमेंट पोस्ट सेट के एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, 1 to 1 है ना, 1 to 1। तो इसे कहते हैं 1 to 1 रिलेशन बेस्ड ऑन मैपिंग डायग्राम। दूसरी क्या कैटेगरी होगी, मेनी टू वन। दूसरी क्या होगा, मेनी टू वन, एज द नेम सजेस्ट। मान लो खूब सारे 1 to 1 है पर किसी एक में प्री सेट के दो पोस्ट सेट के एक के साथ रिलेटेड हो, कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाए। ध्यान देखना, ये ए है और ये बी है, 1 to 1 1 to 1। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां के 4 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 3 ही है। आप बोलो सर ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 है, पर ये देखो ये मेनी टू, 2 है ना, ये 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, मेनी टू 1 है। तो दिस वुड लाई अंडर द कैटेगरी मेनी टू 1। तो अगर आपने मैपिंग डायग्राम बनाया और गलती से कहीं पे भी अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों कैटेगरीज में कुछ 1 to 1 है कुछ मेनी टू 1 है, तो इसके लिए जो मैं एक स्पेसिफिक कहानी सुनाता हूँ सबको, वो वापस सुना देता हूँ। मान लो जिंदगी भर एकदम आप सात्विक जीवन जी रहे थे, कभी आपने कोई बुरी आदतें नहीं पाली, कभी आपने सिगरेट नहीं पी, कभी आपने एल्कोहल नहीं टच किया, एकदम पूजा पाठी थे, पर एक काली रात आपसे मर्डर हो जाता है, तो वो एक गलती के कारण आप जिंदगी भर क्या कहलाओगे, क्रिमिनल। उसी तरीके से चाहे कितना भी 1 to 1 हो, पर गलती से भी आपको कहीं पे भी मेनी टू 1 दिख जाएगा, यहाँ के कई यहाँ के एक से मिलते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप उसको मेनी टू 1 ही कहोगे। मेरे ख्याल से ये समझने में कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं भैया, 1 to 1 हो गया, मेनी टू 1 हो गया, और भी तो कैटेगरीज पॉसिबल होंगी। यस, मैं ऊपर की ये 3 कैटेगरीज मिटा रहा हूं, ये तो समझ चुके होगा आपको। सर और क्या पॉसिबल है, ये लिख लें। सर 1 to 1 हो गया, मेनी टू 1 हो गया, 1 to many, 1 to many होता है ना, 1 to many। अब 1 to many एज द नेम सजेस्ट क्या होगा, खूब सारे 1 to 1 होंगे, पर मान लो गलती से एक जगह भी, मान लो देखो ये 1 to 1 है, ये भी 1 to 1 है, पर ध्यान दो ये 1 to many, तो 1 to 1 तो चल रहा था, तो इसलिए मैंने जिस ऑर्डर में लिखवा रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको सोचना है। पहले देखना है क्या 1 to 1 है, नहीं, गलती से किसी ने कहीं गड़बड़ कर दी, इस तरह की गड़बड़ है क्या, तो मेनी टू 1, इस तरह की गड़बड़ है तो 1 to many, 1 to many है ना। और लास्ट एज यू कैन ऑल फोरसी, जल्दी बता सकते हो चैट सेक्शन में लास्ट क्या होगा, जल्दी बताओ लास्ट क्या होगा, जल्दी बताओ लास्ट क्या होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में लास्ट क्या होगा। मैनी टू मैनी, वेरी गुड, मैनी टू मैनी। कई लोग हैं जिन्होंने पूरा लेक्चर देख रखा है, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी नाइस। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा सबको लेक्चर्स देखने हैं, दैट इज अ मस्ट। जो अपने रिकॉर्डेड सेशंस की पूरी प्लेलिस्ट है वो सबको देखनी है, इट्स अ मस्ट फॉर एवरीबडी। तो लास्ट वुड बी मैनी टू मैनी। खिचड़ी बनी पड़ी है, खिचड़ी बनी हुई है, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, ये क्या है 1 to many। आपके मन में आया, बोलता हूं 1 to many, अब क्या दिख रहा है, मेनी टू 1, और फिर उसके बाद कितना भी सात्विक जीवन जी लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही 1 to 1 कर लो। तो यहाँ 1 to 1 है, पर यहाँ से क्या दिख रहा है, many to 1, और यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 to many, तो इसे कहेंगे many to many। और एक चीज याद रखना, इनको शॉर्ट फॉर्म में, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट सही लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ऐसा 1 to 1, 1 to 1 ऐसे O2 1 to 1 लिख सकते हैं ऐसा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं many to 1, M2, ऐसे ब्रैकेट बीच में डैशेस लगाते हैं, many to 1, 2 है यार, 2 शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, 1 to 1, many to 1, दिस इज अ बेसिक स्लैंग दैट इज फॉलोड, दिस इज व्हाट इज नोन एज 1 to many एंड दिस इज व्हाट many to many। और इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर लेकिन आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं और उस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लें। वैसे तो आप में से कई लोगों को शायद ये चीज पता होगा, ये जो मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसका रीजन है इन 4 कैटेगरीज में से कौन कौन सी 4 कैटेगरी है, नंबर डाल देना, 1 to 1, many to 1, 1 to many, many to many। ये जो 4 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इनमें से बताओ कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि फंक्शंस होने के लिए क्वालिफाई करते हैं। आपने एक चीज पढ़ रखी होगी, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर फंक्शन रिलेशन होता है पर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11। मुझे जल्दी बताएं इन 4 कैटेगरीज में से कौन सी वो कैटेगरीज हैं जो कि क्वालिफाई करती हैं टू बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। वेरी गुड, सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं। वेरी गुड बेटा, ये जो स्टार्टिंग की 2 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन की, इनको टिक कर लेना। इन्हीं को हम फंक्शंस भी कह सकते हैं, फंक्शन, फंक्शन। इनफैक्ट इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, पर अभी के लिए आप लोग याद रखिएगा 2 कैटेगरीज हैं आउट ऑफ द 4 कैटेगरीज दैट आई हैव शोन हियर व्हिच क्वालिफाई टू बी आल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शन। क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि जब आप क्लास 11 में तो आपको बहुत रिफाइंड सी डेफिनेशन बताई गई थी, अ रिलेशन इन विच, फंक्शन की डेफिनेशन क्या दिखाई गई थी, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज इज नोन एज अ फंक्शन। अ रिलेशन, वापस से बोल रहा हूँ, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज इज नोन एज अ फंक्शन। देखो एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, इसकी एक यूनिक इमेज है, इकलौती, इसकी एक यूनिक इमेज है, इसकी इकलौती एक ही इमेज है, इसकी भी इकलौती एक ही इमेज है। इसलिए ये दोनों के दोनों क्वालिफाई करते हैं फंक्शंस बनने के लिए। आप लोग नोट डाउन कर लो तो लिख लो, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये लिख लेना अगर आप लोगों को नहीं पता तो, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन if every element, a relation is called a function if every element in the codomain, sorry, if every element in the domain, not codomain, a relation is called a function if every element in the domain, domain matlab preset, has a unique image, has a unique image in the post set। is that clear? समझ में आ गया? थम्स अप दे दें। अगला क्वेश्चन करने को तैयार हो आप लोग सब तो बता दें मुझको, ठीक है? चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। सो मान लो आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 0 1 2 3 4। जल्दी बताएं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? जल्दी बताएं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? बहुत तेजी से जवाब देंगे सब लोग चैट सेक्शन में। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 20। क्या बात है रोहन, क्या बात है, 20। क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स, इसमें 5 एलिमेंट्स, 4 इंटू 5 विल बी 20 ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलो अब अ रिलेशन आर इज डिफाइंड, ये सब एक ही लाइन में लिख रहा हूं बस, ये पढ़ के आपको क्या सुनना चाहिए, ये जब जैसे आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए स्टेटमेंट, अ रिलेशन इज डिफाइंड सच दैट इट रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो प्री सेट क्या है? ए, और सेट प्री पोस्ट सेट क्या है? बी। सच दैट 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और फुल 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको। पहला,
R is equal to A comma B such that A plus 1 is equal to B. दूसरा R is equal to A comma B such that A comma B belongs to natural number. A comma B belongs to natural number, whole number. Third, R is equal to A comma B such that mod of A is equal to B. ठीक है, चलो अब आपको क्या क्या चीज बतानी है। सबसे पहले हमने, मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, फिर पढ़ा था आपका एम्प्टी सेट, फिर हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। पहली कैटेगरी हमने ये पढ़ी थी। दूसरी कैटेगरी क्या पढ़ी हमने? जैसे भाई इंसानों को आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो ना। पहली कैटेगरी क्या हो सकती है? रिच एंड पुअर। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? मेल एंड फीमेल। तो उसी तरह से ये पहला टाइप की कैटेगरी है, डिपेंडिंग ऑन कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए। ये दूसरी कैटेगरी है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने मैपिंग डायग्राम में है। तो मैपिंग डायग्राम में क्या सीखा था? 1 to 1, many to 1, 1 to many, many to many। अब फटाफट सभी लोग, ये तीन रिलेशंस हैं आपके सामने। चैट में रिप्लाई करना आपने। ये जो तीन आपके पास मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, तीन जो आपके सामने मैंने रिलेशन दे रखे हैं, आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों के हिसाब से बताना है कि ये कौन कौन से कैटेगरीज में लाई करते हैं। ये कैटेगरी नंबर 1 है, ये कैटेगरी नंबर 2 है। तो दोनों ही कैटेगरीज के हिसाब से आपको बताना है किस में लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? गो अहेड, टेल मी द आंसर। हो सकता है कैटेगरी 1 में कोई सा भी ना हो। फाइनाइट लिख देता हूँ। फाइनाइट तो पता होगा ना, फाइनाइट। एक और वर्ड याद कर देता हूँ, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है? देखो, एक भी नहीं तो एम्प्टी, अगर एक है तो सिंगलटन, एक से ज्यादा है तो फाइनाइट, और अगर सारे हैं तो यूनिवर्सल। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। क्विकली गो अहेड एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई विल बी जस्ट स्विचिंग ऑफ द स्क्रीन फॉर अ मोमेंट, और उसके बाद आई विल कम बैक। पर फटाफट करो इसको अटेम्प्ट। किसी को कुछ पूछना है ऑडियो में तो पूछ सकता है। I've just improved on the वीडियो बिट। मुझे बताना अगर सब कुछ सही लग रहा है। चले, कुछ बताना है किसी को तो बता सकता है। पहले वाले का जवाब दे दो। एक बार मुझे बता दो, कौन तुम में से कौन कौन ऑडियो यूज कर सकता है? थोड़ा ऑडियो भी यूज कर लेंगे अपन। जैद ने बोला 1 to 1 एंड फाइनाइट। अनवे ने बोला है फाइनाइट एंड 1 to 1, यूनिवर्सल, फाइनाइट 1 to 1। देखते हैं बाकी लोग, सब लोग अटेम्प्ट करें। आई वांट आंसर्स कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू।
हम्म, क्या होता है, रजत ने भी नाम जवाब दिए। चलो, सो लेट अस स्टार्ट, है ना। ये पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये पोर्शन तो समझ में आ गया होगा, ये तो याद ही रहेगा आपको। तो देखो, मैंने आपको बताया था ना, हर चीज का जवाब एक ही चीज में है, हर चीज का जवाब एक ही चीज में है। क्या? यूनिट मैपिंग डायग्राम। आप मैपिंग डायग्राम बनाओ, आपसे दनादन दनादन क्वेश्चन होंगे। तो ये रहा प्री सेट जो कि है सेट ए, और ये रहा पोस्ट सेट जो कि है सेट बी। इसमें कौन है 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा बनाते हैं उसको। और सेट बी में कौन है 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली देयर कैन बी अ टोटल ऑफ मैक्सिमम ऑफ 20 ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि 4 इंटू 5 करोगे तो 20 ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं। वाह वाह, सबने आज जवाब दिया, श्रेया ने दिया है, रोहित ने दिया है, सभी लोग जवाब देंगे बेटा। इवन इफ यू व्हाट यू आर थिंकिंग हैज ऑलरेडी बीन रिटन इन द चैट, आप सबको जवाब देना है, सो दैट नो ऑल ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग। देखो, अगर आप रिप्लाई करोगे ना तो इनडायरेक्टली यू आर पार्टिसिपेटिंग। कई बार ऐसा होता लगता है कि बाकी लोगों ने तो जवाब दे दिए, मैं चुपचाप बैठे रहता हूँ, इसका फायदा नहीं है ना। दिस इज समथिंग दैट वुड नॉट हेल्प यू। फिर आप धीरे धीरे ना बस एक म्यूट साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाओगे। इसलिए ऑलवेज हैव योर फिंगर्स ऑन दी कीबोर्ड और चैट सेक्शन में लिखते रहना। दैट इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट एवरीवन। क्या क्या मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बात तो जो आपको होमवर्क मिले उसको एकदम परफेक्टली करना है। एक होमवर्क दे चुका हूँ मैं आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में से सबसे पहला रिलेशन एंड फंक्शन का जो लेक्चर वो आपको देखना है, जो कि एकदम इससे रिलेटेड है। दूसरा, नोट्स बनाते जाना है। थर्ड चीज, आपको चैट सेक्शन में तो चीजें लिखनी लिखनी है, गलत भी लिख दो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं। अब a+1 b के बराबर है, तो इनपुट जो है वो प्री सेट से आता है, आपको मालूम है। जो प्री सेट है वो इनपुट देता है, जो पोस्ट सेट है वो आउटपुट है। देखो, मैपिंग डायग्राम जो है वो एक नजरिया है चीजों को देखने का। कई जगहों पे रिलेशन को एक मशीन की तरह भी ट्रीट करते हैं। देखो, मान लो एक मशीन है, रिलेशन को आप एक मशीन की तरह भी सोच सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। इस मशीन के अंदर यहां से जाएगा इनपुट और यहां से निकलेगा आउटपुट। जो इनपुट है वो किससे आता है, प्री सेट से, जिसको हम जनरली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वो एलिमेंट जो कि प्री सेट से आ रहा है। जो आउटपुट है वो हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे डिनोट कर रखा है ए और बी। जो इनपुट्स पॉसिबल है उनको हम डोमेन कहते हैं, जो आउटपुट निकलते जाता है उसको हम रेंज कहते हैं, और ये जो आउटपुट कहां से हो सकता है वो पूरा उसको कोडोमेन कहते हैं ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नॉनदलेस, नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कि इनपुट जो है वो प्री सेट से आ रहा है। तो इनपुट अगर आपने 1 डाला, 1 तो 1 + 1 2, तो ये 1 2 से होगा, 2 3 से होगा, 3 4 से होगा, पर 4 को मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं। पहले एक बात तो पक्की है, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पे, 3 ही है सर, 1 2 2 3 और 3 4, तो सारे नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स इन द कैटेगरी ऑफ फाइनाइट। सिंगलटन नहीं है, एम्प्टी नहीं है, क्योंकि 3 तो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सिंगलटन नहीं क्योंकि इकलौता एक नहीं है, तो फाइनाइट नंबर के हैं। और ऑब्वियसली यू कैन वेरी वेल सी दीस आर 1 to 1, तो दिस इज ऑफ द कैटेगरी 1 to 1, 1 to 1, क्योंकि यहाँ का एक दूसरे के 1 to 1। वेरी गुड, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं 1 to 1, ये भी बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, 1 to 1। सब तरीके आपको पता होना चाहिए, है ना। अगले को देखते हैं, a, b, a और b बिलोंग्स टू w। w का मतलब क्या होता है, होल नंबर। आप देख सकते हो होल नंबर, आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, जो पहला वाला एलिमेंट है और जो बाद वाला एलिमेंट है वो तो होल नंबर ही होना है। कंडीशन तो बहुत सिंपल सी है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आप बना रहे हो a, b, उसमें a भी होल नंबर हो और b भी होल नंबर हो। आपको दिख रहा है प्री सेट में 1 2 3 4 सारे होल नंबर हैं, 0 भी होल नंबर होता है, 0 1 2 3 4 भी होल नंबर होता है। इसका मतलब इसके अंदर सारे आ जाएंगे, तो इट्स यूनिवर्सल। और जब सारे आ जाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। 1 0 से भी रिलेटेड होगा, 1 1 से भी रिलेटेड होगा, तो कौन सी कैटेगरी का होगा, 1 to many, सॉरी many to many। देखते हैं कितने लोगों ने जवाब दिया इसका सही। श्रेया, आपने सेकंड वाले का जवाब जो दिया था वो गलत दिया था, वो 1 to many लिखा था। many to many होगा ना, खिचड़ी बनी होगी, पूरी की पूरी खिचड़ी बनी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, खिचड़ी बनी होगी आपके पास तो पूरी। मैनी टू मैनी होगा। जितने लोगों ने नहीं दिया था इसका जवाब मैनी टू मैनी, वो लोग मुझे बताएं अगर ये चीज समझ में आ गई। रजत ने दिया था मैनी टू मैनी, और रोनित ने कुछ और दिया था, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी सही है, यूनिवर्सल मैनी टू वन, मैनी टू मैनी यूनिवर्सल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्रेया, समझ में आया? तुमने 1 to many बोला था, तो होगा ये मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी समझ में आ रहा है ना। देखो 1 0 के साथ भी रिलेटेड होगा, 1 1 के साथ भी रिलेटेड होगा, और तो मैनी टू 1 तो यहाँ से हो गया, और 2 है वो भी 0 के साथ रिलेटेड होगा, तो खिचड़ी बनी होगी ना, तो ये मैनी टू मैनी की कैटेगरी में आएगा। अब मॉड इज इक्वल टू बी, मॉड इज इक्वल टू बी, तो वापस से एरोस को मिटाता हूँ, थर्ड कैटेगरी पे आता है, थर्ड कैटेगरी पे आता है। तो थर्ड कैटेगरी है
वो क्या कहती है, मॉड ए इज इक्वल टू बी। इसका मॉड 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 4 का मॉड है, 4 का मॉड भी 4 ना, 4 का मॉड 4। अरे ये क्या है, अरे यूनिवर्सल होते होते रह गया क्योंकि सारे नहीं आए, पर है तो फाइनाइट, एंड दिस इज 1 to 1 है कि नहीं। जल्दी बताएं, ये जो तीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसका जवाब सब लोग देंगे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो मैंने आपको सामने तीन एग्जांपल दिए थे, उसका मैंने आपको टाइप्स लिख दिया। आप मुझे सोच के बताइए इन तीन में से कौन से ऐसे रिलेशन है जो फंक्शंस भी हैं। जल्दी बताइएगा, आपको ऑलरेडी पता है इन तीनों में से वो कौन से रिलेशंस हैं जो फंक्शंस होने के लिए क्वालिफाई करते हैं, विच क्वालिफाई टू बी अ फंक्शन, विच क्वालिफाई टू बी अ फंक्शन। क्या बात है, 1 and 3, यस। क्योंकि आपको मानो 1 to 1 फंक्शन है, मेनी टू मेनी फंक्शन नहीं है, 1 to 1 फंक्शन है ना। याद रखना, मैं चीज बता रहा हूं और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। रिलेशन चार प्रकार के, 1 to 1, मेनी टू 1, मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे 1 to 1, मेनी टू 1, 1 to मेनी, मेनी टू मेनी। इसमें से ये तो दो हैं, ये फंक्शंस होने के लिए क्वालिफाई करते हैं, ये फंक्शंस होने के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसका जवाब सब लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी तक कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल चीज कर रहे हैं हम लोग, रिलेशंस के ऊपर हम लोगों ने बहुत ही अच्छा डिस्कशन चालू कर दिया है। अब आते हैं और टाइप्स पे। तो हमने एक टाइप देख लिया, एक पहला टाइप क्या था, फाइनाइट है, यूनिवर्सल है, एम्प्टी है, सिंगलटन है। दूसरी कैटेगरी क्या देखी हमने, मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, तो लिखे टाइप्स। अगला कैटेगरी टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर ही, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर ही अगली कैटेगरी, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो अगली कैटेगरी है दैट इज बेस्ड ऑन रेंज एंड कोडोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेंज और कोडोमेन के बेसिस पे। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, मेरे ख्याल से थोड़ी सी चीजें आउट ऑफ फोकस जा रही हैं। आई गेस दिस इज नाउ फाइन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन रेंज एंड कोडोमेन। तो इसमें दो ही कैटेगरीज हैं। पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है ऑन टू। ऑन टू को हम लोग अभी आप देखोगे एक और नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है सरजेक्टिव। और दूसरी कैटेगरी है इनटू, है ना, इसको कोई स्पेशल नाम नहीं पुकारते, है ना। ऑन टू का मतलब होता है सरजेक्टिव और इनटू। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू एंड, अगर आपने मैपिंग डायग्राम बना लिया और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो उसको हम ऑन टू कहते हैं। और अगर रेंज कोडोमेन से कम आया, रेंज कोडोमेन से कम आया, रेंज अगर कोडोमेन से छोटा आया तो उसको हम लोग इनटू कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब ऐसा कैसे होगा, सिंपल सी बात है, मैपिंग डायग्राम आपको जवाब देगा, है ना। तो मैं देखो ध्यान से देखा, मान लो आपने दो सेट्स हैं ए और बी और आपने इनके बीच का मैपिंग डायग्राम बनाया। तो सपोज मैपिंग डायग्राम को इस तरह से, सेट ए में थे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को 1 2 3 4, और सेट बी में है मान लो 0 1 2 3 और 4। और मान लो आपने मैपिंग डायग्राम बनाया, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन में जो कंडीशन दे रखी है, मान लो आपने मैपिंग डायग्राम बनाया और कुछ इस तरह का बना। तो आपने इस तरह से मैपिंग डायग्राम बना दिया। अब इस मैपिंग डायग्राम को देखकर आपको साथ साथ देख सकते हो व्हाट इज द रेंज। जल्दी बताओ व्हाट इज द रेंज इन द चैट सेक्शन एंड व्हाट इज द कोडोमेन। नोट्स बनाते जाइएगा, बार बार कह रहा हूं, जल्दी बताइए व्हाट इज द रेंज एंड व्हाट इज द कोडोमेन, चैट सेक्शन में लिखिए। ये जो मैपिंग डायग्राम, सपोज आपने कोई रिलेशन आपको दे रखा था, ये प्रीसेट ए है, ये पोस्टसेट बी, आपने जब मैपिंग डायग्राम बना लिया, मैपिंग डायग्राम बनाने के बाद कुछ इस तरह से मैपिंग डायग्राम बनाया, तो रेंज क्या है? ज्यादा बोला रेंज है सर 0 1 2 3, वेरी गुड। बताओ कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है पूरा सेट बी, पूरा सेट बी बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट सेट है वो कोडोमेन है, इट इज 0 1 2 3 4। बताइए सोच के, क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? क्या रेंज और कोडोमेन बराबर हैं? जल्दी बताइए यस और नो, क्या रेंज और कोडोमेन बराबर हैं? देखो रेंज कोडोमेन से बड़ा तो हो नहीं सकता, रेंज कोडोमेन से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो रेंज कोडोमेन के बराबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान देखिएगा, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। अच्छा नहीं है ना,
साफ साफ दिख रहा है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे सोच के बताइएगा, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, सोच के बताइएगा ये ऑन टू है कि इनटू है? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, ऑन टू है कि इनटू है? जल्दी बताएं, ऑन टू है कि इनटू है? इनटू, वेरी गुड, ये इनटू है। अब उसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इनटू है क्योंकि रेंज कोडोमेन से छोटा है। इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनेगा। देखो ध्यान से, क्या 0 की प्री इमेज है? हाँ है सर। क्या 1 की प्री इमेज है क्या? हाँ है सर। क्या 2 की प्री इमेज है? हाँ है सर। क्या 3 की प्री इमेज है? हाँ है सर। क्या 4 की प्री इमेज है? नहीं है, नहीं है। आपको याद है मैथमेटिक्स में साइन को क्या बोलते हैं? सुनना ध्यान से, आपने तो सुना होगा 2 इंटू 3 6, क्या बोलते हैं इसको? 2 इंटू 3 6। तो कभी भी गलती से भी एक क्रॉस दिख जाए तो मतलब ये इंटू है, सारे पे टिक होता तो ऑन टू है। अगर गलती से भी एक भी क्रॉस दिख जाए, याद करना बहुत सिंपल होता है इस तरीके से, ये कहानी इसलिए मैं बार बार बताता हूं। आपने मैपिंग डायग्राम में जो पोस्ट सेट है उस पर टिक करना चालू किया, गलती से कहीं पे भी एक क्रॉस आ जाए, 4 पे क्रॉस क्यों लगाए? क्योंकि उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो गलती से भी क्रॉस लग जाए, इसका मतलब वो फंक्शन, सॉरी वो रिलेशन क्या होगा? वो रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? इनटू। और अगर सब पे टिक लग जाता तो वो क्या होता? ऑन टू। तो एक डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। मान लीजिए डायग्राम कुछ इस तरह से बना, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां पर है 1 2 3। तो अब देखो तो यहां पे हर एक पे टिक मार्क है, तो ये ऑन टू एग्जाम्पल हो गया। मान लो अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और मान लो ये कहानी, तो इस पे टिक है, इस पे टिक है, पर ये क्रॉस है, तो ये कौन सी कैटेगरी में चलेगा? इनटू। इज दैट क्लियर? इनटू। मैं एक छोटी सी चीज बताना भूल गया, आप उस चीज को प्लीज लिख लीजिएगा। वो छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया था, तो उस चीज को आप लोग जरा लिख लीजिएगा इन योर नोट्स। जब मैं आपको कैटेगरीज बता रहा था, तो इसके पहले जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग डायग्राम। तो मैपिंग डायग्राम में ध्यान देखिएगा, मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे, ये किस बेसिस पे? रेंज और कोडोमेन के बेसिस पे। मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे 1 to 1 था, मेनी टू 1 कैटेगरी थी, 1 to मेनी थी और मेनी टू मेनी थी। इसमें 1 to 1 को एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं, कोई बता सकता है चैट सेक्शन में? 1 to 1 जो कैटेगरी होती है उसको एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं, कोई बता सकता है क्या क्या है उस कैटेगरी का नाम? जैसे ऑन टू को एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं सरजेक्टिव, उस वजह से 1 to 1 को एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं। किसी को पता है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, किसी को पता है क्या किस नाम से पुकारते हैं हम लोग 1 to 1 को? We call 1 to 1 with a special name. Can anybody tell me in the chat section what is that special name that we call? देखो 1 to 1 रिलेशंस को एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं, कोई नहीं? क्या बात है, जैद एकदम परफेक्ट जवाब दिया है। वैसे तो क्वेश्चन मार्क में पूछा है, तो एकदम परफेक्ट जवाब दिया। इंजेक्टिव, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया। तो 1 to 1 को एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं इंजेक्टिव, उसी तरह से ऑन टू को एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं सरजेक्टिव। और अपने नोट्स में लिख लो, अपने नोट्स में बड़ा बड़ा लिख लो क्या, कि अगर कोई रिलेशन इंजेक्टिव भी हो, कोई फंक्शन इंजेक्ट सॉरी रिलेशन कोई रिलेशन इंजेक्टिव हो, मतलब 1 to 1 हो, प्लस वो ऑन टू भी हो, सरजेक्टिव भी हो, ऑन टू भी हो, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं? दिमाग लगा बताओ। अगर कोई इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, भाई आपने मैपिंग डायग्राम बनाया तो 1 to 1 निकला, और आपने उसके रेंज और कोडोमेन को चेक किया तो सब पे टिका रहा है, तो वो सरजेक्टिव भी निकला। तो मुझे सोचिए बताओ, ऐसा रिलेशन जो कि इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, उसे क्या बोलते हैं? नहीं, यूनिवर्सल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। अच्छा ट्राई था। यूनिवर्सल अलग चीज है, यूनिवर्सल मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके अंदर। पर कोई अगर रिलेशन इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, सर एक डायग्राम बना के दिखा दो ना, डायग्राम बना के दिखा दो। डायग्राम तो बहुत सिंपल है इंजेक्टिव का। मैपिंग डायग्राम, मैंने क्या बोला? हर चीज का जवाब रिलेशंस में, जनरली हर चीज का जवाब आपको एक ही चीज मिलेगी, और वो एक चीज है मैपिंग डायग्राम। तो मान लो आपने किसी रिलेशन का मैपिंग डायग्राम बनाया और कुछ इस तरह की कहानी, मान लो ये 1 है, ये 2 है, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 4 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और एकदम सात्विक जीवन, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ के 4, यहाँ के 4, 1 to 1।
तो सर ये 1 to 1 है, हाँ है, टिक मार्क। सब पे टिक है, तो ये ऑन टू है, टिक मार्क, ऑन टू है ना। 1 to 1 का एक और नाम क्या मैंने बताया, इंजेक्टिव, टिक मार्क। ऑन टू एक और नाम क्या बताया मैंने, सर्जेक्टिव, टिक मार्क। मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव। वैसे तो ये वर्ड जो है थ्योरी में रिलेशंस में कम, फंक्शन में ज्यादा यूज होते हैं। ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, ये जो वर्ड्स हैं रिलेशन में कम यूज होते हैं, फंक्शन में ज्यादा यूज होते हैं। पर वहां पर आपको चीजें बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगी अगर अभी से आपको ये चीज समझ में आ गई कि इंजेक्टिव किसको कहते हैं, सर्जेक्टिव किसको कहते हैं और बाइजेक्टिव किसको कहते हैं। सभी लोग एक बार सभी लोग थम्स अप दे दें चैट सेक्शन में अगर ये चीज समझ में आ गया आपको। सभी लोग थम्स अप दे दें, सभी लोग 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, सभी लोग थम्स अप दे दें चैट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अभी क्या चल रहा है, देखो रिलेशंस क्या होते हैं ये ऑलरेडी आप क्लास 11 में पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल टाइप। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो भाई डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा क्राइटेरिया आप यूज करने वाले हो, अलग अलग कैटेगरीज में ह्यूमन बींग्स को डिवाइड कर सकते हैं। रिच और पुअर एक कैटेगरी है, नेशनैलिटी एक कैटेगरी है, भाई इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, अमेरिकन हो, ये एक कैटेगरी है। नेशनैलिटी के बेसिस पे आपने ह्यूमन रेस को डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है। उसी तरीके से भाई मेल है, फीमेल है, दैट इज द थर्ड कैटेगरी। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द कैटेगरीज, व्हाट इज द पैरामीटर, किस पैरामीटर के बेसिस पे आप कैटेगराइजेशन कर रहे हो, आपके अलग अलग सेगमेंटेशन हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने एक जेनरिक चीज देखी कि भैया यूनिवर्सल क्या होता है, सिंगलटन क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है। फिर हमने मैपिंग डायग्राम देखा, 1 to 1, मैनी टू वन, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। फिर हम लोगों ने देखा रेंज और कोडोमेन का रिश्ता, ऑन टू और इन टू। अब आते हैं हम स्पेशल कैटेगरीज पे, लिखें स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हेडिंग डालें स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब ये स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो अभी हम लोग ह्यूमन रेस की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स में कुछ स्पेशल ह्यूमन बींग्स भी तो हैं, जैसे कि द रिचेस्ट इंडियन अंबानी जी, स्पेशल है ना। मूवी स्टार्स शाहरुख खान, अक्षय कुमार, भाई स्पेशल है ना, कुछ उनमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं पॉलिटिशियंस, एवरीबडी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूं कि पॉलिटिशियन मैं बोलूंगा तो एवरीबडी वुड क्वालिफाई टू बी अ पॉलिटिशियन, एवरीबडी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो स्पेशल कैटेगरीज में आ रहे हैं। व्हाट इज यू मीन बाय स्पेशल कैटेगरीज, एक कंडीशन होगी, अगर एक रिलेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर एक रिलेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उस कैटेगरी के अंदर लाई करेगा, और अगर वो नहीं करता तो फिर वो उस कैटेगरी का नहीं है। बस ऐसा आर्य पार नहीं है। जैसे अभी तक हमने जो मैपिंग डायग्राम सीखा था, जैसे मान लो अभी हम लोग मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे हमने कैटेगरीज बनाई थी, 1 to 1, मैनी टू वन, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। तो भैया जो रिलेशन होता तो उन चार में से किसी एक में तो लाई करता था। अब ऐसा नहीं है, स्पेशल कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर बात कर रहे हैं। पहले नाम लिख लो कौन कौन सी है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना, हैशटैग लगा लेना अपने नोट्स में। देखो अगर आप नोट्स बनाते हो, तुम्हारे नोट्स ऑलमोस्ट वैसे होने चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। हैशटैग का मतलब क्या होगा, अपने नोट्स में भी यही टर्मिनोलॉजी यूज करना। हैशटैग मतलब होगा समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पोर्शन है ये आपके क्लास 12 के एकेडमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपके जेई, आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इस स्पेशल कैटेगरी को जब हम डिस्कस करते हैं तो यहां पर एक स्पेशल नीड भी है। यहां लिखें, बड़ा सा क्लाउड बनाते हुए लिखें, ओनली डिस्कस्ड। ये कैटेगरी के बारे में हम डिस्कशन तभी करते हैं, ओनली डिस्कस्ड व्हेन अ रिलेशन
is defined on a set itself. कोई बता सकता है इसका क्या मतलब होता है? What do we mean by this statement? Only discussed when a relation is defined on a set itself. जल्दी बताएं, कोई बता सकता है chat section? What is the meaning of this word? What is the meaning of this statement? A relation is defined on a set itself. कोई बता सकता है in the chat section? Or maybe if anybody wants to use the audio, you can just let me know. What do we mean? क्या बात है, क्या बात है। रोहन, जायद और भूमिका ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया है। जिन लोगों को नहीं पता लिख लो। अगर किसी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं और प्री सेट और पोस्ट सेट सेम हो, देखो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, प्री सेट ए था, पोस्ट सेट बी था। भाई रिलेशन जब भी बात करेंगे कभी रिलेशन की तो दो सेट्स तो होने चाहिए, एक प्री सेट होगा और एक पोस्ट सेट होगा। पर अगर प्री सेट और पोस्ट सेट एक ही हो जाए तो अब इस चीज को कहेंगे रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। बाकी लोग जो जवाब नहीं दे पाए थे एक बार मुझे कंफर्म कर दें अगर ये चीज समझ में आ गई। बाकी लोग जो इसका जवाब नहीं दे पाए थे एक बार कंफर्म कर दें अगर ये चीज हो गई। मैं थोड़ी सी लाइटिंग को अभी अगले लेक्चर में थोड़ा सा इंप्रूव कर दूंगा लाइटिंग को। ये आउट ऑफ फोकस हो रहा था बार बार, आई बिलीव द कैमरा इज गोइंग आउट ऑफ फोकस, आई बिलीव, है ना? कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कहीं। नॉनदलेस अंडरस्टूड, चलो बढ़ बहुत बढ़िया। सो अगर एक रिलेशन आर है विच इज डिफाइंड ऑन सेट ए, अगर प्री सेट भी ए है और पोस्ट सेट भी ए है ना, तो उसको हम कहते हैं रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए इटसेल्फ। जैसे मैं तुमसे कह दूं अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स, ध्यान सुनना। अगर कोई कहते हैं रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या होगा? इज दैट क्लियर? सो प्री सेट भी नेचुरल नंबर और पोस्ट सेट भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव। तो याद रखना कि इन तीन कैटेगरीज की बातें हम तभी करते हैं, हम इन तीन कैटेगरीज की बातें तभी करते हैं व्हेन अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सेट इटसेल्फ। ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ठीक है। इफ ए कॉमा ए, आपको तो मालूम होगा एक रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, एक रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। तो यहां पे लिखना इफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ये जरूर लिख लेना। ये हमारी यूनिवर्सल कंडीशन है, ये नहीं है तो फिर डिस्कशन ही नहीं होगा इन तीन कैटेगरीज का। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट ए, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए इटसेल्फ। सो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या लिख लो, इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू द रिलेशन। आपको मालूम है रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर्स आता है एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए दैट बिलोंग टू सेट ए। इस साइन का मतलब मालूम है क्या होता है? फॉर ऑल। पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगा एग्जांपल देकर। मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। कोई चीज आप पहली बार लाइफ में देखते हो तो वो चीज ट्रिकी होती है, एक बार समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बनो द मोस्ट इजीएस्ट चीजों में से है। सो एक रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन का होना जरूरी है। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए दैट बिलोंग टू सेट ए। अभी मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान सुनना। ये जो साइन है उल्टा ए जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन कर रहा हूं। अगर ए कॉमा ए, इस ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान देखो, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो इनपुट है वही आउटपुट है। इसको अभी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा आपको, पर मैं अब इसको समझाने की कोशिश करूं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। सपोज एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। सपोज देयर इज अ रिलेशन ए, so there is a relation R that is defined from, suppose, ध्यान सुनना, सपोज एक रिलेशन R है that is defined from set A 1 2 3 4 to 1 2 3 4। तो बात करना सही है क्योंकि प्री सेट और पोस्ट सेट सेम है। द रिलेशन R is defined on a set 1 2 3 4। और सपोज इस रिलेशन R के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आए? 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3।
तेरा देखते हैं, पहले आप लोग कितना समझो, पहले आपसे समझने की कोशिश करते हैं। तो में से जितने लोग समझ चुके हैं थोड़ा बहुत भी, या जो थोड़ा बहुत जानते हैं, मुझे सोच के बताइए। मान लो एक रिलेशन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस सच दैट, ध्यान सुनना, ये प्री सेट है, ये पोस्ट सेट है, इसमें 4 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स से टोटल मिला के 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। उन 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी रिलेशन की कंडीशन होगी, आप एक एक करके गए और आपने चेक किया उन 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से 1 2 3 4 5 यही ऑर्डर्ड पेयर्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जितने लोग भी समझ चुके हैं मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सोच बताइएगा। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? श्रेया नो बोलती है, भावना भव्या नो बोल रहा है, रोहन नो बोल रहा है, अर्श नो बोल रहा है। क्यों नहीं है? ध्यान सुनेगा, क्यों नहीं है, ध्यान देखना, लुक वेरी केयरफुली जो मैं कहने वाला हूं। देखो यहाँ पे सेट ए कौन है, यहाँ पे सेट ए ये रहा, यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 4, समझ में आता है आपको? ये सेट ए है। अब एक एक करके एक एक चीज को डिकोड कर रहा हूं, ध्यान सुनना आप लोग, मैं एक एक चीज को डिकोड करूंगा, बड़े ध्यान से एक एक चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा सेट ए। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया। बताओ कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में? जल्दी बताओ कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में? कितने लोग, बाकी लोग जितने जवाब नहीं दे पाए, जल्दी बताओ सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। 4 एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट के लिए, क्योंकि फॉर ऑल लिखा था, हर एक एलिमेंट के लिए इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर। 1 का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 1 1 1 1। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ध्यान सुनना, ये इंग्लिश का स्टेटमेंट है, ध्यान सुनना। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ इन द रिलेशन। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 1 के साथ रिलेटेड है, क्या है? हाँ है। क्या 2 2 से रिलेटेड है? हाँ है। क्या 3 3 से रिलेटेड है? हाँ है। बट क्योंकि 4 4 से रिलेटेड नहीं है, किस चीज की कमी थी? 4 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहां पर फॉर ऑल का आपके पास साइन बना हुआ था। आप बोलोगे सर 4 4 नहीं है, पर सर 1 2 है, 1 3 है। अरे भाई बाकी कुछ भी मौजूद हो, बाकी कुछ भी मौजूद हो, पर एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर सर आप बोलोगे एवरी नहीं है सर, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, पर बेटा 4 4 नहीं है, तो एक भी आपने एक ब्लैक शीप ढूंढ ली, एक भी ब्लैक स्पॉट ढूंढ लिया, आप कलंकित कर दोगे और बोलोगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये चीज समझ में आई तो बताओ चैट सेक्शन में अगर ये चीज समझ में आई। अब मैं इस चीज को एक बहुत, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये एग्जांपल जो मैंने दिया है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें कौन नहीं है? 4 4 नहीं है। तो मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट, ये मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा हूं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है इस रिश्ते में, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। मैंने बोला ना थोड़ी कंडीशंस थोड़ी अजीबोगरीब है, पर वही है भैया। मैं किसी को देख के बोलूं क्या ये मूवी स्टार है, किसी ह्यूमन बीइंग को देख के बोलूं क्या ये मूवी स्टार है, तो भैया वो स्पेशल कैटेगरी मूवी स्टार होने की। हर एक एक्टर को मूवी स्टार नहीं बोलूंगा, कुछ कैटेगरीज होंगी, अगर वो उस कैटेगरी को सेटिस्फाई करता होगा तभी मैं उसको मूवी स्टार बोलूंगा। तो उसी तरह से अगर कोई रिलेशन किसी सेट ए पे डिफाइंड है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स मोर। ध्यान सुनिएगा, मैं आपके सामने बहुत ही छोटा सा एग्जांपल पेश कर रहा हूं, मुझे सोच के बताइएगा कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी, अच्छा सॉरी पोस्ट सेट भी सेम होना चाहिए। सेट ए में ए बी सी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में पोस्ट सेट में भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों सेम है। और मान लो अपने पास कुछ इस तरह का मैपिंग डायग्राम है। सोच के बताइएगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस और नो में जवाब दीजिएगा चैट सेक्शन में। क्या ये रिलेशन जिसका मैपिंग डायग्राम मैंने बना रखा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जो भी रिलेशन होगा वो तो क्वेश्चन में दिया जाएगा जब भी आएगा, पर मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखते हैं इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ए से रिलेटेड है,
हाँ। ए बी से भी रिलेटेड है, हाँ। बी से रिलेटेड है, हाँ। सी से रिलेटेड है, हाँ। तो आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास। क्या चारों से मतलब है? नहीं। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन, रिफ्लेक्सिव कोई चीज रिफ्लेक्सिव है ना, मान लो मैंने किसी ह्यूमन बीइंग के मूवी स्टार, कोई एक्टर मूवी स्टार है कि नहीं, उसके लिए मैंने एक कंडीशन लगा रखी है, उसके पास रॉयल्स रॉय होनी चाहिए। अब मान लो अपन शाहरुख खान की बात करते हैं, मान लो शाहरुख खान के पास रॉयल्स रॉय नहीं है, वो कितना ही बड़ा मूवी स्टार हो, पर मैंने कंडीशन क्या डाल रखी है, क्या उस पर वो खरा उतर रहा है, तो मैं अगर उतर रहा होगा तो मैं बोलूंगा यस, अगर नहीं तो नो। तो हमारी कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव होने की? हमारी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने की कि सेट ए में मौजूद, सेट ए में कौन कौन मौजूद है? सेट ए में मौजूद है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सेट ए में मौजूद हर एक एलिमेंट इस रिश्ते के अनुसार अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए। क्या ए से रिलेटेड है? यस। क्या बी से रिलेटेड है? यस। क्या सी से रिलेटेड? यस। बाकी कोई है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? चलो अब ये रिफ्लेक्सिव अगर आपको समझ में आ गया तो आई एम नाउ टेकिंग एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज और अच्छी तरह समझ में आएगी। अब अभी तक तो क्या हो रहा था, मैं आपको मैपिंग डायग्राम बना के दे रहा था, अब आपको उस रिलेशन को पहले डिकोड करना होगा। उसको डिकोड करने के बाद आपको सोचना होगा। ध्यान देखिएगा, ध्यान लगा के बताइएगा इसका जवाब। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक बार आप एक मैपिंग डायग्राम बना ही पाओगे, आप हर बार मैपिंग डायग्राम बना पाओगे जरूरी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट एन। जल्दी बताओ एन क्या होता है, जल्दी बताओ एन क्या होता है, बताओ एन क्या होता है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। व्हाट इज एन? जल्दी बताओ एन क्या होता है? नेचुरल नंबर, बहुत बढ़िया। सो देयर इज अ रिलेशन व्हिच इज डिफाइंड ऑन सेट एन, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, वो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है। क्या मैपिंग डायग्राम बनाओगे? पहले ही कान पकड़ लो, मैपिंग डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि सेट में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो मैपिंग डायग्राम तो नहीं बन पाएगा, पर अपना दिमाग तो लगा पाएंगे हम लोग। चलिए लगाते हैं। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट एन सच दैट इस रिलेशन आर के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, इस रिलेशन आर में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं सच दैट A is a factor of B। ये हो रही रिलेशन की कंडीशन, ये वो कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करने पे वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में कहलाया जाएगा, है ना। वो जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो इस रिश्ते में कहलाएगा। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, थोड़ा सा ट्रिकी रखा है, दिमाग लगाना। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, अगर ए बी के कॉम्बिनेशन में ए बी का फैक्टर है, ए बी का फैक्टर है, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं 2 4। बताओ जल्दी बताओ, क्या 2 4 ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, प्री सेट का एलिमेंट भी नेचुरल है, पोस्ट सेट का एलिमेंट भी नेचुरल नंबर। जल्दी सोच के बताओ क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? इज 2 अ फैक्टर ऑफ 4? अरे भाई ए बी का फैक्टर है, मतलब ए बी को डिवाइड करता है। जल्दी बताओ 2,4 क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है? यस, बहुत अच्छी बात है, यस करता है, क्योंकि आप देख सकते हो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तुम में से कई लोगों को शायद फैक्टर वर्ड सुन के घबराहट हो रही होगी, तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो 10 है, 10 के फैक्टर्स कौन है? 1 10 को डिवाइड करता है, 10 के और कौन फैक्टर है? 2 है, 10 का और कौन फैक्टर है? 5 है, 10 का और कौन फैक्टर है? 10 है, 10 डिवाइड्स 10, है ना। अब मैंने हिंट दे दी आपको, ध्यान से बताइएगा, दिमाग लगा के बताइएगा आप। कमेंट इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सोच के बताइएगा। कमेंट इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सोच के बताइएगा मुझे। कमेंट इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आई वांट आंसर्स कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कमेंट इफ आर इज रिफ्लेक्सिव। अनवर ने बताया यस इट इज रिफ्लेक्सिव, क्या बात है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। रजत ने भी यस बोला है, बाकी लोग बताएं यार जो चुपचाप बैठे हुए हैं, बोलना जरूरी है। यस रिफ्लेक्सिव है, बाकी लोग बताएं। जो लोग नए हैं, गौरवेंद्र, ईरा, निशी, निशी नहीं है पहले, तभी भी चुप बैठे हुए हैं, जल्दी बताओ बेटा।
ये जो चीज है, क्या बात है, उमार ने क्या स्टेटमेंट बोला है, उमार ने जो स्टेटमेंट बोला है चैट सेक्शन में, उसके कारण सब कुछ खत्म। यस, बिकॉज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्या हमको हर एक कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होंगे भैया। अगर मैं इसका मैपिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा ना तो जिंदगी निकल जाएगी, तब भी पूरा नहीं कर पाऊंगा भैया। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, फिर बैठ के चुनता रहूंगा कौन किसका फैक्टर है, जिंदगी इसी में निकल जाएगी, तब भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं दिमाग लगाता हूं भाई, मैं कोई सा भी एक नेचुरल नंबर लेता हूं, सपोज ए, सपोज सपोज ध्यान देखिएगा मैं किस तरह की वर्डिंग्स लिख रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आता तो आपको इसी तरीके की वर्डिंग यूज करनी पड़ती। सपोज, सपोज लिख सकते हो, या फिर जो आपने डेफिनेशन लिखी थी ना रिफ्लेक्सिव की, उसमें से आप चुनिए वर्ड्स को। इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर ए एक नेचुरल नंबर है, अगर स्मॉल ए एक नेचुरल नंबर है, then a comma a belongs to R because a is a factor of a। क्यों क्यों a is a factor of a? yes, क्योंकि इसका पंच लाइन है एवरी नंबर, वो भी कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर जो कि इंटीजर होते हैं, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर तो होता ही है। क्या बात कर रहे हो सर, हमको नहीं पता? अरे है ना बेटा, कोई सा भी नंबर सोच लो। सर मैं 100 बड़ी सोच रखता हूँ, 100,100, यस 100,100 कोई सा भी नंबर ले लो, वो अपने आप का फैक्टर तो होगा ही। जैसे हमने कोई भी नंबर सोच लिया 100 एक नेचुरल नंबर है, 100 को डिवाइड करता है, एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। याद हो ना, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो सिंस दैट इंप्लाइज, ध्यान सुनेगा, दैट इंप्लाइज a comma a, that implies a comma a belongs to the relation for all। देखो एकदम वो कॉपी पेस्ट किया मैंने, वो जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है उसमें कॉपी पेस्ट किया है। a comma a belongs to R for all a that belong to natural number, hence the relation R is reflexive। ये चीज समझ में आ गई हो तो थम्स अप दे दें चैट सेक्शन में। रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ गया। अब अगला सेशन जब हम लोग लेंगे तो हम सिमेट्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे, वी बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। पर एक बार मुझे फटाफट बता दो चैट सेक्शन में अगर ये चीज़ हमको समझ में आ गई। गिव मी अ बिग थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, आई विल नाउ बी वेयरिंग माई हेडसेट। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दें, अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो वो ऑडियो में बता सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज द चैट ऑल्सो, है ना। अब आप क्या चालू कर सकते हो, आप पीपल हु हैव रजिस्टर्ड, जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप पे रिलेशंस की एक असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दूंगा। नंदलेस यू कैन स्टार्ट डूइंग योर एनसीईआरटीज एट दिस मोमेंट, है ना। स्टार्ट रीडिंग इट। आज तो पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट, है ना, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट। तो जैसे मैंने बोला था, जो मैं आपको बताने वाला हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, बिफोर आई एंड, है ना, मैं और आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। व्हाट वेयर आर द रिसोर्सेज अवेलेबल, आपको एक बार मेक थ्रू लेके जाऊँगा फटाफट। सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 27 to 28 पार्टिसिपेंट्स। फटाफट मुझे चैट सेक्शन बता दो कि ऑन अ स्केल ऑफ 100 आपको कितना परसेंट समझ में आ गया। देखो, पहली बात तो चैट सेक्शन में, अरे क्या बात है, रजत ने कहा 200%, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, तुम्हारी तरफ की आवाज़ है तो मैं कम ही सुन पाऊंगा, मैं ही आपको थोड़ा इंटरटेन भी कर पाऊंगा और इंटरटेन करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सभी लोग मुझे बताएं कितना परसेंट समझ में आया उनको। नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज दैट आई एम जस्ट अबाउट टू शेयर विद यू ऑन द स्क्रीन एग्जैक्टली वेयर यू कैन गो, बोथ ऑन द वेब पेज एज वेल एज ऑन दी प्ले लिस्ट, और जहाँ से आप देख सकते हो सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं वेब पेज बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। वैसे तो वेब पेज मैंने फॉरवर्ड कर रखा है सारे रिसोर्सेज का। तो दिस इज़ बेसिकली दी gracelllearning.in वेबसाइट। उसमें आप लोग चाहिएगा, ये पहला होम है, जो सबसे राइट साइड वाला होम है ना, दैट इज़ फॉर मी बेसिकली। तो जो सबसे राइट साइड वाला होम है उस पर आप जाइएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा।
जब आप क्लिक करोगे तो बेसिकली दैट इज़ वन ऑफ माई पेजेस दैट आई एम मेकिंग फॉर माई सेल्फ। उसमें सारे मैथ्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसमें स्क्रॉल बैक करके गया है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लाइव ऑनलाइन क्लासेस के जस्ट नेक्स्ट में आपको मिलेगा क्लिक हियर टू व्यू लेक्चर्स ऑफ क्लास 12। तो जब आप इसको क्लिक करोगे, है ना, यू कैन वेरी वेल सी आउट हियर। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यू विल स्क्रॉल डाउन एंड यू गेट दैट वेब पेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन को जब आप क्लिक करोगे तो रिलेशन एंड फंक्शन को क्लिक करने पे आपके पास उस चैप्टर, जो भी चैप्टर आप लोग डिस्कस कर रहे हो, उसके सारे के सारे लेक्चर जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, पर मैंने उनको एक वेब पेज में से डाल रखा है सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड एज वेल एज सर्च। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन की पूरी एक के बाद एक लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। जैसे यू कैन सी लेक्चर 1 जिसको आपको आज होमवर्क में करना है, दैट्स योर होमवर्क। लिख लेना लेक्चर 1 आपको पूरा कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट इफ द टाइम परमिट्स आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हो। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में कौन कौन करेगा। कोई में से कुछ लोग कर चुके हैं। आई नो फ्यू ऑफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस लेक्चर। दिस लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। लेक्चर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 टाइप्स ऑफ रिलेशन, यू कैन सी आउट हियर इन द डिस्क्रिप्शन। इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद वैसे तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे लेक्चर्स हैं। फिर सपोर्टिंग लेक्चर्स हैं जहाँ पे मैं ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर चुका है, लॉग्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। देन फिर जो क्विजेज हैं मेरे चैनल पे उसको भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। पर आपके लिए अभी काम की जो चीज़ है वो ये है कि जो फर्स्ट लेक्चर है उसे आपको कंप्लीट करना है ना। फर्स्ट लेक्चर इज अ होमवर्क फॉर आफ्टर दिस सेशन एंड ऑब्वियसली यू नीड टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, है ना। तुम में से कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। रजत, हाँ इसी पे लॉग्स का भी वन शॉट है। इफ़ यू सी देयर इज़ अ वन शॉट ऑफ लॉग्स। अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो फिर यू विल लेट मी नो, मैं तुम्हें लॉग के बारे में लेक्चर भी दे दूँगा, है ना। दैट वाज वन पार्ट। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं तो यूट्यूब पे जाके देखना चाहता हूँ, तो आप यूट्यूब पे जब आप जाओगे सो वंस यू गो टू द चैनल, जो ग्रेसेल का चैनल है मेरा, उसमें वंस यू गो, है ना, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो देयर बी अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे यहाँ पर, जैसे यू कैन सी आउट हियर, ये जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो जो प्लेलिस्ट आपको वॉच करनी है दैट स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12। यहाँ पे तो कई सारी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, पर क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट है दैट इज़ आई एम जस्ट लेट यू नो। क्लास 12 की आपको जिस तरह क्लास 11 लेक्चर्स दिख रहे हैं ना, वैसे क्लास 12 लेक्चर्स होंगे ना। क्लास 12 के जो लेक्चर्स होंगे उस प्लेलिस्ट को आप लोग सर्च कर लीजिएगा। देर इज क्लोज टू अराउंड 110 लेक्चर्स है उसमें। देर आर क्लोज टू 110 लेक्चर्स, जैसे मैं कह रहा हूँ, है ना, एकदम सीरियल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। तो उनको भी देखना आप शुरू कर सकते हो। दे आर द सेम जो कि मैंने वेब पेज पर डाल रखे हैं, बट देर इन अ प्ले लिस्ट। उस प्ले लिस्ट को आप लोग हाईलाइट कर सकते हो। एंड एक मिनट में बताता हूँ कहाँ पर है, अभी मुझे दिख नहीं रहा इसमें, पर इट वुड बी समवेयर। ये रहा क्लास 12 लेक्चर्स ऑफ मैथ्स। इसमें आप जाओगे तो पूरा प्लेलिस्ट वाइज आपको दिख जाएगा। यू कैन वेरी वेल सी द सेम लेक्चर नंबर 1, इंट्रो टू बेसिक फंक्शंस। एटलीस्ट लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना। 2 आवर्स का लेक्चर है तो इस लेक्चर के बाद कंप्लीट कर लेना। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट स्टॉप शेयर हियर। दूसरा, आज का जो लेक्चर है, आई हैव बीन स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अनलिस्टेड लेक्चर है, उसका जो लिंक है वो मैंने अभी चैट सेक्शन में पोस्ट कर दिया है। तो अगर यू हैव मिस्ड या यू वांट टू रिवाइज सम पोर्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, तो हमेशा मैं ऐसा ही करूँगा। मैं यूट्यूब पे जो उसका लिंक लाइव चल रहा होगा वो आपके सामने चैट सेक्शन मैंने शेयर कर दिया, तो यू कैन गो टू दिस। इसका भी प्लेलिस्ट बना लूँगा सो दैट अगर आप कोई चीज़ वापस से रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज कर सकते हो। ये आज का लिंक मैंने यूट्यूब पे जो चल रहा है साइमल्टेनियसली, वो मैंने आपको चैट सेक्शन में बता दिया है। दिख रहा है आपको सबको? नहीं मिल रहा तो रुक जाओ, शायद आपको नहीं मिल रहा, अब दिखेगा। ठीक है, तो सब चीज़ें मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया है। अर्पित 95% लिखा है। अर्पित क्या परेशानी आई, कैन यू टेल मी? 5% कहाँ कम रह गए? आज के लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको बहुत मुश्किल लगे। एवरीथिंग वॉज वेरी मच रिलेटेड टू वॉट वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग इन क्लास 11th। उसका थोड़ा सा बस पोर्शन, थोड़ा सा एडवांस पोर्शन था। तो यहाँ पर एंड करते हैं आज का सेशन। 1.5 घंटे का सेशन हो गया। धीरे धीरे हम लोग 1.5 से पौने 2 घंटे का सेशन रखेंगे। याद रखना कि जो इस वीक का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा एडहॉक रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्लास आई मोस्ट प्रोबेबली बी कीपिंग ऑन सैटरडे और संडे, तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा।
नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आई विल बी कीपिंग रेगुलर क्लासेस, एक रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार। मोस्ट प्रोबेबली एक बार और क्लैरिटी आ जाए इस साल स्कूलों की, तो मे बी आई विल कीप देम अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। लेट नाइट इज अ मोस्ट प्रोबेबल केस आई विल बी कीपिंग। हफ्ते में वैसे 2 क्लासेस तो फिक्स होंगी, बट क्लास 12th में अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस दैट आई विल बी टेकिंग ऑन जूम, मैं यूट्यूब पे कई सारे लाइव सेशंस लूंगा जहाँ पे क्विजेस भी करवाता रहूँगा। तो जनरली द टाइम टेबल दैट आई विल कीप वुड बी लेट इवनिंग, लेट नाइट ही रखूंगा 8 साढ़े 8 के आसपास, सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दी अदर कमिटमेंट दैट यू हैव। एंड देन बाकी आप लोगों के जो भी सजेशन होंगे टाइमिंग को लेकर वो आप लोग मुझे बताते रहें। इस साल क्योंकि क्लास 11 का बैच जो है वो जून जुलाई में शुरू होगा, तो टिल जून जुलाई वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, हम खूब सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को कोई फीडबैक देना है, किसी को कुछ फीडबैक नहीं, सबको फीडबैक देना है। आई वांट अ फीडबैक कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कुछ भी सिंगल स्टेटमेंट में फीडबैक दे दो एंड देन यू लीव द सेशन। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। जो भी फीडबैक देना है, आप कुछ इंप्रूवमेंट कुछ और चाहते हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। अगर कुछ नहीं चाहते हो, सब कुछ बढ़िया, तो थैंक यू लिख कर आप लीव कर सकते हो। बट आई वांट द सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि सर ये करो तो और इंप्रूवमेंट आएगा। देखो ऑनलाइन जो है वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर भी वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हमने बहुत सारी चीज़ें की ऑनलाइन, जैसे मतलब हमने चैनल पे खूब सारे लेक्चर्स डाले। बट आप लोग जो सेशन दोगे वील स्टार्ट इनकलकेटिंग इट, है ना। एंड वट एवर फीडबैक यू हैव यू कैन ईदर लेट मी नो हियर और यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द ऑन द व्हाट्सएप। अगेन मैंने आपको बताया था मेरा नंबर 9312922770, इस पर मैं व्हाट्सएप में बहुत एक्टिव हूँ, तो यू कैन सर्टेनली व्हाट्सएप मी वेन एवर इज रिक्वायर्ड। कोई भी डाउट आए आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, ठीक है। ओके देन यू मे लीव द सेशन।